सोचिए, साल है 2026। मध्य पूर्व में दशकों से जो तनाव सुलग रहा है वो अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां बस एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि उन रिपोर्ट्स और एनालिसिस पर आधारित एक बहुत ही वास्तविक सिनेरियो है जो आज के जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले तैयार करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। तो चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं, ठीक है। ये सब शुरू होता है 28 फरवरी 2026 को, जब ये संघर्ष अचानक से भड़क उठता है। और ये पहले 48 घंटे ही हैं जो एक तरह से इस लड़ाई का रुख तय कर देंगे। तो होता क्या है, ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से होता है। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के कमांड और कंट्रोल पर धड़ाधड़ हमले होते हैं, लेकिन ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और सीधा आता है। मतलब ये शतरंज की पहली चालें थीं और दोनों तरफ से ये साफ कर दिया गया कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना। एक तरफ है दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो सालों से पाबंदियों में झगड़ा हुआ है। कागज पर देखें तो ये लड़ाई एक तरफा लगती है, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए अब जरा दोनों पक्षों की ताकत को ठीक से समझते हैं। और ये सिर्फ हथियारों की गिनती नहीं होगी, बल्कि हम उनकी सोच, उनकी रणनीति को भी देखेंगे। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प हैं। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये बताता है कि जंग कैसे लड़ी जाएगी। मतलब अमेरिका और इजराइल का मिला जुला बजट ईरान से लगभग 100 गुना ज्यादा है। और इस पैसे से क्या आता है? जाहिर है बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन ट्रेनिंग और दुनिया में कहीं भी हमला करने की ताकत। और ये टेबल पारंपरिक ताकत का फर्क एकदम साफ कर देती है। सोचिए, एक तरफ हैं F-35 जैसे लड़ाकू विमान जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ पाते और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और दूसरी तरफ ईरान की एयरफोर्स है जो 10 को पुराने विमानों के भरोसे है। मतलब टेक्नोलॉजी का फासला जमीन आसमान का है, इसमें कोई शक नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर ईरान सीधे सीधे नहीं लड़ सकता तो फिर वो मैदान में टिकेगा कैसे? इसका जवाब इस नंबर में छिपा है। यहीं ईरान अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है, और इसका तरीका है एक बिल्कुल अलग तरह की जंग। और इसी को कहते हैं असम्मित युद्ध। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। अगर आप दुश्मन के अरबों डॉलर के फाइटर जेट को नहीं मार सकते तो कोई बात नहीं, उसके एयरबेस पर सैकड़ों सस्ते ड्रोन से हमला कर दो। अगर आप उसके विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो नहीं सकते तो उस रास्ते को ही जैम कर दो जहां से वो गुजरने वाला है। मतलब महंगे हथियारों का जवाब सस्ते और ज्यादा हथियारों से दो। तो ईरान का असली शस्त्रागार ये है। सबसे पहले उसकी मिसाइलें, जो किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं। फिर समंदर में छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली नावें जो बड़े बड़े जहाजों के लिए एक दुश्स्वप्न की तरह हैं। और हाँ, सबसे खतरनाक हथियार है उसका प्रॉक्सी नेटवर्क, जो लेबनान से यमन तक फैला हुआ है। ये प्रॉक्सी सीधे जंग नहीं लड़ते, ये पूरे सिस्टम को, पूरी स्थिरता को निशाना बनाते हैं। तो अब होता यह है कि ये लड़ाई सिर्फ 3 देशों के बीच नहीं रह जाती। इसकी आग बहुत तेजी से पूरे इलाके में और फिर पूरी दुनिया में फैलने लगती है। और फिर ईरान अपना सबसे बड़ा दांव चलता है, होर्मुज जलडमरू मध्य बंद। अब ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये दुनिया की वो धमनी है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इसको बंद करने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा हमला। और इसका असर तो तुरंत दिखता है। तेल की कीमतें रातों रात आसमान पे पहुंच जाती हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाते हैं और सबको ये समझ आने लगता है कि खाड़ी की ये आग अब हर घर तक पहुंचने वाली है। और इसके बाद तो बस एक के बाद एक घटनाएं होने लगती हैं। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। दुबई, अबू धाबी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स बंद, सऊदी अरब में तेल रिफाइनरियों पे ड्रोन हमले, फिर ईरान के प्रॉक्सी मतलब हूती, वो भी इस जंग में कूद पड़ते हैं। और जवाब में इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला कर देता है। मतलब देखते ही देखते कई नए मोर्चे खुल जाते हैं। तो एक तरफ तो मैदान में मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ कूटनीति, कह सकते हैं कि उसके दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। दोनों ही पक्ष ऐसी शर्तें रख रहे हैं जो दूसरे के लिए मानना नामुमकिन है। ये स्लाइड दिखाती है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों था। एक तरफ अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे, तो दूसरी तरफ ईरान की मांग है कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फौजें हट जाएं। अब इन दोनों शर्तों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो ऐसे में इस भयानक लड़ाई का अंजाम क्या हो सकता है? जो एनालिसिस हैं वो 3 बड़ी संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। और सच कहूं तो तीनों ही रास्ते बहुत मुश्किल हैं। और इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ कोई आसान या अच्छा विकल्प है ही नहीं। देखिए, पहला सिनेरियो है
कि अमेरिका और इजराइल जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद ईरान में जो सत्ता का खालीपन आएगा उसका क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। दूसरा सिनेरियो है कि ये जंग कभी खत्म ही ना हो, बस एक धीमी आंच पर जलती रहे सालों साल। और तीसरा सिनेरियो तो एक ऐसी तबाही की तरफ ले जाता है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, जिसमें पूरा इलाका जंग की चपेट में आ जाए। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि एक ऐसा ईरानी शासन जो बुरी तरह जख्मी तो है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हारा नहीं है, जिसके पास मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, प्रॉक्सी लड़ाके हैं, वो अब क्या करेगा। और इतिहास हमें बताता है कि एक घायल और कोने में धकेला गया दुश्मन अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित होता है। उसका अगला कदम क्या होगा, यही वो सवाल है जो शायद पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।